Hello guys, welcome to another video. I am Anish. We are watching Anish classes. In this video, we learn and we discuss about a 60 question paper of PT1 examination part 2. तो आज के इस वीडियो में हम लोग 60 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी का पेपर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट 1 का। तो हम लोग पिछले वीडियो में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और बाकी सारा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आगे का पेपर है। हम आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा दूसरा पेपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते नहीं हो, जिसके कारण और भी लोग देख नहीं पाते। तो इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ए सेक्शन सी थर्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एनी टू, देखिए जो 4 क्वेश्चन दिए उनमें से कोई 2 के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट और मैंने फोर्थ लिखा, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन योर वर्ड्स। लेकिन जो भी फंडामेंटल राइट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में डीपली लिखना है। तो मैंने लिखा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर and the fundamental right of the Indian Constitution are first right to equality first right to equality. In this fundamental right, no one get discriminated by their caste, religion, society, religion, etc. मतलब कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इसे लिखे गए हैं। और मतलब कि और इसका जो फंडामेंटल राइट है वो है फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में कि कोई भी आदमी क्या है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। इन दिस फंडामेंटल राइट है एंड द एवरी पीपल्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव बाय ओन सेल्फ एंड नॉट ए लिव अंडर एनीवन। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग मतलब इस फंडामेंटल राइट में सभी लोग खुद से जी सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूसरे के दबाव में आ जाते हैं और काम कर देते हैं। तो राइट टू फ्रीडम है, ये लोगों को अधिकार है कि वो खुद से जी पाए, लेकिन दूसरे का कहना ना माने और अपना अधिकार जमाए। लेकिन अपना अधिकार जमाने मतलब कि आप रहें लेकिन दूसरे की बात ना माने। और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इन दिस फंडामेंटल राइट नो पीपल्स डिड नॉट हैव राइट टू चाइल्ड वर्क ऑफ द चिल्ड्रन विच आर अंडर 14 years old। मतलब कि इस जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में लोग के पास कोई हक नहीं है कि 14 साल के बच्चे से काम कराएं। तो ये है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। सेकंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। देखिए इन दिस फंडामेंटल राइट एनी पीपल राइट टू चूज देयर ओन रिलीजन। मतलब कि अगर जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कि लोग क्या है कि दूसरे के दबाव में ये रिलीजन चूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि लोगों को अपना अधिकार है कि जौन सा कास्ट या रिलीजन चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। और फिफ्थ है राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन। इन दिस फंडामेंटल राइट any institute get an opportunity to set up their own religion and their own rule and regulation in the educational side। तो यही इसमें बताया गया राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, तो स्कूल में क्या है कि स्कूल प्राइवेट स्कूल में क्या राइट है कि लोग क्या है कि मतलब कि जो पीपल है मतलब कि जो प्रिंसिपल है या जो बनाया है मतलब आप समझ सकते हो प्रिंसिपल, वो क्या है कि अपने हिसाब से लोगों के मतलब कि चाइल्ड को बता सकता है कि क्या पढ़ाएंगे। तो यह उनके पास राइट है। और लास्ट है
to right to right to constitution fundamental remedies. So in this fundamental right, people have right to go to the court if anyone discriminated in the fundamental rights. तो अगर मतलब कि अगर जो ये 5 फंडामेंटल राइट में से अगर कोई भी किसी में अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करता है तो आपका हक है कि आपको कोर्ट में जाकर लड़ाई करें। तो ये मैंने लिखा था, इतना डीपली में 3 नंबर का था ही। अब देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एलैबोरेट द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर। और फोर्थ क्वेश्चन एलुसिडेट द क्लासिफिकेशन रिसोर्स यूजिंग अ फ्लो चार्ट। तो मैंने फोर लिखा था कि द सब्सटेंस विच सर्टिफाई आवर लाइफ इज नोन एज रिसोर्सेज। There are three types. The resources are classified into 3 categories. First, natural resources. The resources which can be get by the nature is known as natural resources. First, the natural resources also classified into 2 types: renewable or non-renewable. First, renewable are the resources which are renewed quickly and unlimited. It's known as renewable resources. Example: sunlight, air. Second, non-renewable resources. The resources which are not renewed quickly is known as non-renewable resources and it is limited stocks. Example: coal, petroleum. मतलब कि जो भी चीज़ हमारे लाइफ को सेटिस्फाई बनाते हैं उसी को रिसोर्सेज कहते हैं। और रिसोर्सेज को तीन भागों में बांटा गया, मतलब 3 टाइप्स के हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स हम लोग को प्रकृति से मिलता है उसी को नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 टाइप है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में मतलब कि रिन्यूएबल में क्या है कि जो सब्सटेंस है वो क्या है कि रिन्यू हो जाते हैं क्विकली और ये अनलिमिटेड होते हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब। और वहीं सेकंड में नॉन रिन्यूएबल में कि जो सब्सटेंस होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं और ये रिन्यू क्विकली नहीं होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर टेक्स। देखिए रिन्यू होने में बहुत सारे टाइम लगता है। एग्जांपल में जैसे मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम है सब। अब मैं सेकंड में क्या है कि सेकंड पॉइंट मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच मेड बाय ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज, human resources. Third, human made resources. The resources which are made by full human is known as human resources. Example, technology. तो ये मैंने क्या है कि ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया है तो आप समझ जाइएगा। तो ये 3 मार्क्स का था, तो दो ही मैंने बनाया और 2 नहीं बनाया। सेक्शन डी, थिंक एंड आंसर, मतलब सोचना आंसर देना है। तो वाई मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट नीडेड become Nawab of ourselves. Explain the mind or set of Robert Crumb with a context to this statement. Or why has Indian Constitution banned untouchability? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बैन क्यों किया? The Indian Constitution ban untouchability because when the untouchabilities are present in the Indian Constitution or any constitution, the people's not get their own respect and untouchable and called untouchability and did not have to a right to in the right to live in freedom. तो ये मैंने लिखा था। अब क्या कि सेक्शन ई, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो ये सब है। तो ये पैराग्राफ है तो उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो द ब्रिटिश बिलीव दैट द रिटन रिकॉर्ड्स आर वेयर इम्पोर्टेंट फॉर effective administration, so they carefully preserve document surveys, memos and letters. They also stable record memos attached to all major government office. The records were now used by historians to study the colonial period. Today historians focus more on how people lived, how society changed and what kind of struggle different communities faced. तो यह क्या कि पैराग्राफ था। तो आपका ये होमवर्क है कि आप इसको पूरा अच्छी तरह से समझ कर इसको क्या कि एक मतलब कि अपने वर्ड में लिखना है, कम से कम 50 से 60 वर्ड में, और आपको कमेंट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लिख लीजिएगा।
तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द ब्रिटिश मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड बाय। देखिए ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों बनाते थे? द ब्रिटिश बिलीव दैट द ब्रिटिश मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड बिकॉज British believed that written record were important for effective administration. तो ये फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड, what types of recorded were preserved, मतलब कौन सा टाइप के रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किए गए? The types of records were preserved are documents, surveys, memos, and letters. Third, how are these records useful today? तो ये सब आज के दिन में यूजफुल कैसे हुआ है? तो these records are now used by historians to study the colonial period। देखिए अभी इसका यूज़ colonial period के बारे में पढ़ने के लिए होता है। डी, what do modern historian focus? like modern history focus कहाँ है? तो today history is focus on more how people lived, how society changed, and what kind of struggle different communities face। तो ये आंसर। और ये ख़त्म हो गया चार, ये 4 नंबर का था। फिर सेक्शन एफ में क्या, मैप वर्क था, जिसमें हम लोग को इंडिकेट करना था इंडिया के मैप में कलकत्ता कहाँ है, मैसूर कहाँ है, अवध कहाँ है, और नेपाल के बगल बगल में कौन कौन सा स्टेट है। तो ये क्या है कि ये पेपर हमारा ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।